नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आप तक मिले। दर्शकों, वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल, और जिसे अब मैं बंगाल कहना पसंद करता हूं, हम सबको इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि अब उसे बंगाल कहा जाए। बहुत सारी बातें हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के कौशल को अब नकारा नहीं जा सकता। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से वहां तेवर दिखा रहे हैं प्रशासनिक, वो बताता है कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में मतदाताओं के बीच चुनाव प्रचार के दौरान कहा, वह सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। चाहे गार्गा चटर्जी की गिरफ्तारी हो, चाहे भ्रष्ट मंत्री की गिरफ्तारी हो, तमाम और जगहों से आप असलहे बरामद देख रहे हैं, अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे सीमा पर बाढ़ का काम। वेस्ट बंगाल वाकई अब बंगाल ने जिस नियत से अपने लिए सरकार बनाई, शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में उसे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा आज का थंबनेल आपको हो सकता है कि थोड़ा चौंकाए, लेकिन अगले कुछ मिनट में जब मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा तो आपको लगेगा कि क्या ऐसा वाकई संभव है। जी हाँ, ऐसा संभव है और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के लड़के तो सरकारें बना ही रही है, लेकिन चाहे वो नीतीश कुमार देखें आप लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे चंद्रबाबू नायडू देखें, मैं सेंटर की बात कर रहा हूं। लोग ये कहते रहे कि साहब ये बैसाखियों पर टिकी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार है 240 वाली, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिनके बारे में ये कहा, विपक्ष कहता था कि ये कभी भी अलग हो जाएंगे, नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता था कि कभी भी अलग हो जाएंगे, लेकिन स्थिति क्या है, चट्टान की तरह नीतीश कुमार न सिर्फ एनडीए के साथ खड़े हैं बल्कि चंद्रबाबू नायडू। मैं केवल चंद्रबाबू नायडू, हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार जी ने क्या देखा एनडीए के साथ? नीतीश कुमार जी ने केवल ये देखा कि उनके राज्य बिहार, उसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है, और डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने कंटिन्यू किया और एनडीए के साथ मजबूती से बने रहे। ठीक यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू के साथ है। चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य की बेहतरी चाहते हैं और इसलिए केंद्र सरकार से लड़ने भिड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और वो आप सबको दिखाई दे रहा है। एक और राज्य, मैं बात कर रहा हूं हमारे आदिवासी बहुल राज्य झारखंड की, जो बिहार से अलग होकर बना था। झारखंड का चुनाव पिछले साल हुआ और नवंबर 2024 में वहां पर सरकार बनी, पिछले से पिछले साल। झारखंड में इस समय हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। अगर आप दलीय स्थिति देखिए तो 81 की कुल विधानसभा है, जिसमें 56 यानी 56 सीटें इस समय इंडी गठबंधन के पास है। दलीय स्थिति अगर आप देखेंगे तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के पास है 34 यानी 34 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के पास है 16 सीट। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी या लालू की पार्टी, उनके पास है 4, और भाकपा माले सीपीआई एमएल इनके पास है 2 सीट। कुल मिला के ये 56 सीटें हैं जो इंडी के पास है। अब जरा एनडीए की शक्ल देख लेते हैं झारखंड की विधानसभा में। झारखंड की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है 21 यानी 21 सीट। आजसू ये है 1 सीट। जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी 1, एलजेपी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 1। अन्य में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसको जलकम कहा जाता है, उनके पास 1। यानी कि एनडीए गठबंधन और जो इंडी गठबंधन है उसकी स्थिति ये है। जबकि कुल 81 सीटें वाली विधानसभा में 41 चाहिए बहुमत के लिए। हेमंत सोरेन, जिनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे और उसके बाद वो बाकायदे सशर्त जमानत के बाद बाहर भी आए, झारखंड के साथ अब जो समस्या महसूस की जा रही है वो ये हो रही है कि आर्थिक स्थिति झारखंड की बेहतर नहीं है और झारखंड को चाहिए एक ऐसा पैकेज जिसके साथ वो आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से घुसपैठियों का जो सिलसिला है वो केवल वेस्ट बंगाल तक नहीं रहता, वो आगे फैलता है, वो
असम तक आता है या असम और वेस्ट बंगाल से शुरू होता है तो वही नहीं रुकता, हम सब ने देखा है पूरे भारत में फैलता है। लेकिन उड़ीसा सबसे इफेक्टिव, और उसी के साथ झारखंड भी। झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में आप सबको याद होगा कि किस तरीके से दामाद गैंग, प्रारब्ध पर हमने इस पर लगातार बात किया था, दामाद गैंग वहां पर काम करता है। वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के आसपास रहना शुरू करते हैं, पहले छोटी सी कोई दुकान शुरू करते हैं, फेरी का काम करते हैं और धीरे 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 भोले भाले आदिवासियों के बीच में अपनी पहुंच बनाते हैं। और उसके बाद चूंकि आदिवासी इलाके में आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते, कोई भी बाहरी, वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वहां पर वो उनसे शादी करते हैं और दामाद बन जाते हैं। ये है दामाद गैंग। उसमें लव जिहाद भी एक ही पैकेज में कई सारी चीजें आ जाती हैं, डेमोग्राफी बदलना, लव जिहाद, लैंड जिहाद, और इसी के साथ ये कंप्लीट पैकेज होता है। हेमंत सोरेन सरकार में रहते हुए इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अब इसका निदान क्या है? एक तरफ राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, दूसरी तरफ इस तरह के डेमोग्राफी बदलाव, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार आदिवासी हिंदू भाई बहनों के बीच में एक सकारात्मक संदेश दे रही है हर तरह से, चाहे वो विकास हो, अवसर में भागीदारी हो, उसे लेके हेमंत सोरेन अब केंद्र सरकार की तरफ देखने लगे। पिछले राज्य समिति की बैठक में अचानक अमित शाह ने उनकी तारीफ की। हालांकि इस बात को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस समय तमाम हलकों में ये बात हुई कि क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। कारण ये कि अभी नवंबर 2024 में चुनाव हुए हैं, 2029 तक विधानसभा का कार्यकाल है, और अगर विधानसभा के इस कार्यकाल में अभी एक अच्छा खासा समय बाकी है, तो फिर अगर दलीय स्थिति गठबंधन की बदल जाती है तो फिर झारखंड विधानसभा में स्थिति क्या बनेगी? आप अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन के पास है 34 सीट, और भारतीय जनता पार्टी के पास 21, 55 हो गया, 41 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए। इसके साथ अगर आजसू की एक सीट और जोड़ लें, जेडीयू की जोड़ लें, एलजेपी की जोड़ लें, तो ये 3 सीटें और हो जाती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आरएलडी के 4 विधायक उनके साथ हैं, भाकपा माले हैं, तो कांग्रेस के साथ तो बीजेपी या एनडीए का मामला कुछ बनता नहीं है। आरएलडी के साथ, सॉरी, आरजेडी के साथ भी नहीं बनता, माले के साथ भी नहीं बनता, जिसकी जरूरत ही नहीं है। केवल अगर 34 सीट लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के साथ आ जाती है तो एक कंफर्टेबल बहुमत राज्य की विधानसभा में उसे मिल जाता है। अब ऐसा हेमंत सोरेन करेंगे क्यों? हेमंत सोरेन के पास कई कारण है जो मैंने आपको पहले ही बताया। एक तरफ आदिवासियों की संस्कृति, उनका जो उनकी जमीनें हैं, उनके जो संस्कार हैं, उस पर खतरा इस्लामी जिहादियों से। दूसरी तरफ केंद्र से डबल इंजन का रिश्ता नहीं होने के कारण एक जो विशेष, और मैं सीधे इसको पार्सलिटी आप नहीं कह सकते, आप दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। दिल्ली के तमाम काम क्यों रुके? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा केंद्र सरकार से लड़ने के मूड में रहते थे। वहीं पर आपको ऐसा भी उदाहरण दूंगा, 2014 में ही उड़ीसा में सरकार नहीं बदल गई, वहां बीजू जनता दल की सरकार थी, लेकिन उड़ीसा की सरकार ने कभी भी केंद्र सरकार से एनडीए के बाहर रहते हुए भी तीखा संबंध नहीं रखा, जो कि किसी भी राज्य के लिए और राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग पाते हुए आवश्यक है और अच्छा। लेकिन वहीं आप कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को देख लीजिए, आज किस आर्थिक दलदल में डूबे हुए हैं। 10 लाख करोड़ अभी तमिलनाडु में, आप देखिए किस तरीके से आर्थिक बदहाली तमिलनाडु की है। वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, 10 लाख 11 लाख करोड़ से ऊपर वेस्ट बंगाल की जर्जर स्थिति आप देख लीजिए। यहां पर अब कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब क्या फिर पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन होना चाहिए? भाई इसमें खराब क्या है, इसमें गलत क्या है? अगर देश में एक राष्ट्रवादी सरकार सेंटर में चल रही है और वो चाहती है कि राज्य और केंद्र के
समन्वय के साथ पूरे देश का आर्थिक विकास हो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें समस्या क्या है? मुझे तो नहीं कोई समस्या नजर आती। इसलिए लोकतंत्र कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे नहीं बचेगा, ये फर्जी नारे हैं। ये कम्युनिस्टों ने दिया कांग्रेस की गोदी में बैठ के, और वही कांग्रेस जब इस देश में एक छत्र राज्य करती आई दशकों तक, तब फिर ऐसा नहीं हुआ कि भाई साहब ऐसे कैसे लोकतंत्र जीवित रहेगा। तो ये सब पाखंड है, राजनीतिक शुद्धता, और इसे मैं कहता हूं पाखंडी शुद्धतावाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन अगर झारखंड की बेहतरी के लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं, वो अगर लगातार गृह मंत्री के संपर्क में हैं, और आपने देखा होगा कि इधर कई सार्वजनिक मंचों पर हो, चाहे उनके पिता के देहांत के समय हो, प्रधानमंत्री स्वयं हॉस्पिटल पहुंचे। वैसे प्रधानमंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने शीर्ष नेता हों, कम से कम उनके अंदर ये नैतिकता बरकरार है कि वो बिना कोई पार्टी लाइन देखे, बिना पार्टी डिफरेंस देखे, ऐसे अवसरों पर प्रधानमंत्री जी तो खास तौर पर, और उसके लिए बल्कि उनके कट्टर जो समर्थक है वो उनकी आलोचना कर बैठते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एक सौहार्द की स्थिति बनी हुई है हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से, तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात हो। क्यों? क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल अभी एक लंबा कार्यकाल है, झारखंड प्रदेश को अभी एक लंबे समय तक हेमंत सोरेन को चलाना है, और गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से, चाहे आप अटल जी, आडवाणी जी का समय लीजिए, वहां से गठबंधन सरकार और गठबंधन धर्म निभाने के लिए जानी जाती है। उसे कई बार ऐसे धोखे भी मिले हैं। अकाली दल एक उदाहरण है, और उसी के साथ उद्धव ठाकरे दूसरे उदाहरण। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि अगर डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई क्षेत्रीय दल, कोई क्षेत्रीय नेता, कोई क्षेत्रीय छत्र अगर अपना रहा है, तो यह एक सकारात्मक है। इसलिए मैं कहता हूं आने वाले दिनों में अगर आपको बिना कोई चुनाव हुए किसी राज्य में एनडीए की सरकार नजर आए, तो वो झारखंड हो सकता है। आप विचार कीजिए कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दर्शकों, चैनल को जिस तरह आप स्नेह दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए वीडियो, और इसे शेयर भी करते रहिए। अगर आपको लगता हो कि यह वीडियो झारखंड के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, भारत के लिए कुछ सार्थक बात कर रहा है, तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को स्नेह देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। और हाँ, आज शाम बांग्लादेश के ब्लिट्स वीकली के एडिटर शोएब चौधरी के साथ किस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश व्यतीत है, बांग्लादेश के जिहादी मानसिकताएं व्यतीत हैं और क्यों हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारे इस बॉर्डर पर, जो कि अभी अभी सांस्कृतिक रूप और राजनीतिक रूप से मुक्त हुआ है, असम और बंगाल, इसे लेके पाकिस्तान के साथ क्या खुरापात हो रही है बांग्लादेश में, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। शाम का वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये अंक यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।